जैसे अब आजकल अगर हम देखें तो फीमेल्स आर सुपर बिजी, है ना। उनको किड्स भी संभालने हैं, उनको अपना एनवायरनमेंट भी संभालना है, अपना जॉब भी संभालना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी मेंटेन रखना है। प्रिवेंशन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, पर प्रिवेंशन के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए वी हैव टू हैव हेल्प, एंड आई थिंक साइंस हैज एडवांस्ड क्वाइट अ बिट एंड इट इज वेरी ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेसिंग एज ऑन टुडे। घर वाले यही बोलते थे, इवन आसपास के जितने मेरी कजन्स ब्रदर्स थे सब, या तो कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, या फिर उसको लोग फेलियर बोल रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या बोलते हैं? फेलियर बोल रहे हैं उसको। डॉक्टर दीपिका, वेरी नाइस सीइंग यू। थैंक यू सर। एंड मुझे और भी अच्छा लगेगा मैं आपके बारे में और कुछ जानूँ तो। सर मेरा नाम डॉक्टर दीपिका है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हमारी एक कंपनी है डीवी हर्बल्स जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन से डील करती है। मैन्युफैक्चरिंग? नो, वी डोंट डील इन मैन्युफैक्चरिंग। ट्रीटिंग? या treating and curing patients. Okay. Great to know you and great to get connected with you. Thank you, sir. And डॉक्टर पार्थ के बारे में थोड़ा सा मैं जानता हूँ, but I think it would be nicer in case I know more of you. Sure, sir. So I am Dr. Parth Goel. I am an MBBS doctor and I am also a YouTuber. तो YouTube पर पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। नीट के बच्चों को, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको गाइड करता हूँ, उनके लिए बुक्स लिखी है, उनको पढ़ाता भी हूँ। एंड साथ साथ में मेरा एक हेल्थ में भी वेंचर है जिसमें कि हम लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज जो भी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCOD, थायराइड इश्यूज जो भी होते हैं, उनको हम रिवर्स करते हैं थ्रू डाइटरी चेंज। क्योंकि दवाई से ये लंबे समय तक हम रिमिशन में ला सकते हैं बट ख़त्म नहीं कर सकते बीमारी को। तो वी वर्क कि उसको हम ख़त्म कर दें, जड़ से हटा दें। तो दैट इज़ अ ट्रू वेंचर आई वर्क ऑन। और बाकी घूमने फिरने का शौक़ है। अभी केदारनाथ में था दिवाली के टाइम पे, उसके पहले जगह जगह जाता रहता हूँ। ऐसा गुड, इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर पार्थ, जो अभी आपने बोला कि आई थिंक इट्स वेरी नाइस थिंग कि जो आपने किया वो आप और लोगों को करा रहे हो। वंस यू आर डन MBBS, आप डॉक्टर बन गए, अब और लोगों को बनने के लिए यू हेल्प देम आउट। गुड, वेरी नाइस। डॉक्टर दीपिका, पहले इतना सुनने में नहीं आता था, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया। PCOD, इनफर्टिलिटी, डिमिनिशिंग ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ हैपनिंग। जितने एडवांस नेशन, जितनी एडवांस फैमिलीज़, उतने ज़्यादा चैलेंजेस ये बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस? सर इसका रीज़न जो है ना, वो हमने इसकी स्टार्टिंग में ही हमने बोला है लाइफस्टाइल। आपने ही बोला लाइफस्टाइल, आपका स्टाइल चेंज हो रहा है ना। देखो, अगर हम इन चीज़ों को अलग अलग समझते हैं ना, जैसे अगर हम PCOD के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी तो बाद में आता है, पहले PCOD आ गया आपका। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये तो एक मेडिकल टॉपिक हो गया ना, कि आपकी ओवरीज में सिस्ट हो रहे हैं, है ना, इमेच्योर फॉलिकल्स हो रहे हैं। आपका हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, अगर वो या तो आपका ओवम जो है वो मैच्योर होके बाहर आ जाए, या आप प्रेग्नेंट हो जाओ, या फिर वो इमेच्योर फॉर्म में ओवरीज में इकट्ठा होना शुरू हो जाए। तो बहुत सारे जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो सिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बनाती हैं। लेकिन इसके रूट कॉज पे अगर हम जाते हैं ना, तो इसका रूट कॉज है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल कैसे हो गया? जैसे अब आजकल अगर हम देखें तो फीमेल्स आर सुपर बिजी, है ना। उनको किड्स भी संभालने हैं, उनको अपना एनवायरनमेंट भी संभालना है, अपना जॉब भी संभालना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी मेंटेन रखना है। और उस फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन रखते रखते, या अपनी एक स्टेटस को मेंटेन करते करते, वो अपनी सेल्फ केयर ही भूल गई हैं। वो अपने आप को सुनना बंद कर दिया है फीमेल्स ने, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस बॉडी के अंदर आते हैं। अगर आप देखो ना, जैसे अगर हम रात को नहीं सोते तो सुबह उठ के हमें पता चलता है कि हमारा आज सर भारी भारी लग रहा है, या हमारे फेस से पता चलता है कि हम ठीक से नहीं सोए,
कोई सामने वाला भी हमें देख के ये पहचान लेता है कि क्या हो गया, आज आपके फेस को देख के पहचान लेते हैं ना। आप खुश हो तो आपके फेस पे दिख रहा है, दुखी हो तो वो भी आपके फेस पे दिख रहा है। तो जब हमारा जो एक छोटा सा रूटीन हमारे फेस के इमोशंस को, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकता है, तो वो हमारी बॉडी में कितने सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस लेकर आता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो फीमेल्स में यही जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, यही जो लाइफस्टाइल का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड्स आ रहे हैं, जंक फूड्स आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही, घर का स्ट्रेस है, हस्बैंड का स्ट्रेस है, हमें नहीं पता उसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है क्या नहीं, और यही जो धीरे धीरे करके हो रहा है ना, यही पीसीओडी का एक कारण है। लेकिन अगर हम देखें ना, तो छोटे छोटे बच्चों में 13-14 साल की लड़कियों में भी जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उसमें भी पीसीओडी पहले आ जाता है ना। मेंसेस स्टार्ट हुए हैं और पीसीओडी पहले आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में कम हो गई है। पेरेंट्स ना बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना बच्चे अपने आप पे ध्यान दे पा रहे हैं। लोनलीनेस ने बहुत ज़्यादा घर कर लिया है। हर कोई इंसान, यहाँ तक कि बच्चा भी अकेला है, क्योंकि ना उसके पास पेरेंट्स हैं, ना उसके पास फ्रेंड्स हैं, ना उसके पास सोसाइटी है, उसके पास रह गई है स्क्रीन है ना। तो यही जो कारण है ना, ये धीरे धीरे करके फीमेल्स की बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। पीसीओडी आया, फिर इनफर्टिलिटी आया, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ना। तो वो अब मेन, अगर आप इनफर्टिलिटी को देखें तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। हम फीमेल्स को लेके सिर्फ इनफर्टिलिटी को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मेल्स के भी रीज़न होते हैं, फीमेल्स के भी रीजंस होते हैं। दोनों ही पार्टनर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है बच्चा पैदा करने के लिए। और जब हम बच्चा इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ हम फीमेल्स की बात करना शुरू कर देते हैं कि कमी तो औरत में ही होगी, है ना। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे आजकल तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि मेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी बन रही हैं इस चीज़ पे, सीरीज़ बन रही हैं, रील्स का तो ट्रेंड ही चल पड़ा है। तो क्या है कि पता है, लोगों को भी पता है कि मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या इंडिया में उतना ध्यान उस पर दिया जा रहा है? मेल इनफर्टिलिटी पे क्या इतना ध्यान दिया जा रहा है जितना फीमेल इनफर्टिलिटी पे दिया जा रहा है? हर चीज़ को, हर पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है सर, मेरा तो यही ओपिनियन है। हाँ डॉक्टर दीपिका, वन थिंग विच आई एक्सट्रीमली फेवर, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। मतलब हर एक बात का कारण जानना और लोगों को समझाना मेरे ख्याल एक फर्स्ट स्टेप है उसकी करेक्शन लेकर आने के लिए। जैसे पीसीओडी के लिए पर्टिकुलरली इसकी बात कर लेते हैं। पीसीओडी के जो आपने कारण डिफरेंट डिफाइन किए, तो मेरे ख्याल ये वाली बात बार बार हमें करनी चाहिए, एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बिल्कुल, ताकि एक जनरल पब्लिक को समझ में आए कि पीसीओडी पहले भी होता था, पर नॉट सो मच, नॉट सो फ्रीक्वेंटली एंड नॉट to the extent it is happening as on today. So I think एक प्रिवेंशन का जो फर्स्ट स्टेप है, इम्पार्टिंग अंडरस्टैंडिंग कि पीसीओडी है क्या और होता क्या है, क्यों है, एंड आजकल क्यों बढ़ गया, एंड इसके प्रिवेंशन के कारण क्या है. So I think this is one good work that you can do by bringing about this understanding. जैसे आप बात कर रहे थे रील, सोशल मीडिया, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, अब आई विल नॉट टॉक इन फेवर और अगेंस्ट सोशल मीडिया, बट आई विल से कि ये नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करने के लिए अब जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में हो रहा है, आई थिंक you should also put your best foot forward to infuse understanding to the society in this area. That would be a good work to do. Definitely sir. Yeah. सर अब मतलब जैसे अभी आपने बोला कि पीसीओडी पहले नहीं होता था या अभी ज़्यादा हो रहा है. हाँ, पहले सुनने में नहीं आता था, कम ही होता था. सर पहले मुझे लगता है कि ज़्यादा होता था, मुझे ये फील होता है ऐसा, क्योंकि अभी तो वुमेन्स को फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग है, वुमेन्स बोल सकती हैं, बट मुझे लगता है पहले इंडिया में शायद वुमेन्स को इतना बोलने नहीं दिया जाता था, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल दबे रहते थे, वो अपने आप को ही दबा कर रखती थी. मेल डोमिनेंस तो इंडिया में स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है ना, तो अभी हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है,
धीरे धीरे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है, गर्ल्स को उठाना, वुमेन्स एम्पावरमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेल्स एम्पावरमेंट ज़रूरी है। तो अब जो पीसीओडी, तो मुझे ये लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये पहले भी होती थी, ज़रूर होती थी। फ़र्क ये है कि पहले वुमेन्स बोलती नहीं थी, अपने सिम्टम्स को दिखाती नहीं थी, या उतना मे भी शायद, देखो इंडिया में आयुर्वेद तो सदियों से है, और जो आयुर्वेद ने जितना इंडिया को दिया है, भारत को दिया है, वो कोई पैथी नहीं दे सकती, ठीक है। तो अब आयुर्वेद में इस बारे में बहुत पहले से बात होती आ रही है, हर चीज़ के बारे में पहले से बात होती आ रही है, लेकिन वो आगे नहीं आ रही है ना। तो वही चीज़ है कि पहले क्या था कि हमारे इतने डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं थे, जैसे अब आज जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उससे हमें इतनी हेल्प मिल रही है कि हमें पता चल रहा है, अल्ट्रासाउंड हो गया, पीसीओडी के बारे में पता चल गया, या फाइब्रॉइड्स के बारे में पता चल गया, एंडोमेट्रियम के बारे में पता चल गया, हमें हर चीज़ के बारे में अब धीरे धीरे करके पता चल रहा है। छोटी सी और अच्छी चीज़ ये है कि पीपल भी अवेयर हो रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मैं यहाँ पे थैंक्स कहूँगी सोशल मीडिया को कि हाँ, पीपल अवेयर है, अपने छोटे छोटे सिम्टम्स के ऊपर वो ध्यान देने लगे हैं। थोड़ा कुछ होता है तो वो चले जाते हैं, मतलब आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लेते हैं। पहले क्या होता था कि आपको कुछ भी हो रहा है, आप अपने सिम्टम्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना, आप अगर जब तक आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहोगे तो बीमारी अंदर से तो बढ़ती ही रहेगी। सिम्टम्स को देखना, पहचानना, जैसे सर आपने पहले ही बोला प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन तो तभी हो सकती है ना जब हमें पता होगा कि वो सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी को हम सुनेंगे। हम अपनी बॉडी को ही सुनना भूल गए हैं ना, बॉडी को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी जो सिम्टम्स दे रही है, अगर हम उसको पहचान लेंगे तो हम उसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे। सेम पीसीओडी भी है, अगर हम अपनी बॉडी को सुनेंगी, अगर कोई फीमेल अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देगी, अपनी तरफ ध्यान देगी कि हो क्या रहा है। अब वज़न बढ़ रहा है तो हम तो थायराइड से रिलेट कर देते हैं कि थायराइड होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, मतलब वज़न बढ़ रहा है। तो ज़्यादातर 90% ऑफ द केसेस में अगर किसी फीमेल का वज़न बढ़ता है तो यही बोल दिया जाता है थायराइड होगा। लेकिन क्या वज़न बढ़ने का कारण सिर्फ थायराइड है? उसका कारण तो स्ट्रेस भी है, उसका कारण तो आपका डाइट भी है, उसका कारण तो जंक फूड्स भी है। एवरीथिंग, देयर इज़ अ विशियस साइकिल। अगर आपकी एक चीज़ डिस्टर्ब होती है, कोई भी एक चीज़ आपके लाइफस्टाइल में डिस्टर्ब होती है, वो किसी दूसरी चीज़ को इफेक्ट डालती ही डालती है। पीसीओडी हो गया, वज़न बढ़ेगा, है ना, वज़न बढ़ेगा तो अगेन हार्मोनल चेंजेस होंगी तो वज़न बढ़ेगा, देन पीसीओडी हो सकता है। जिसका वज़न ज़्यादा है उसको भी पीसीओडी हो सकता है, और पीसीओडी की वजह से भी वज़न बढ़ सकता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, जैसे आप फार्मा कंपनी के ओनर इतने बड़े, तो यू मस्ट हैव बीन, क्या पूरा फार्मा आपने देखा होगा, मेडिसिन देखी होंगी किस तरीके से वो काम करती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, या फिर हमें मेडिसिन क्या सबसे पहले देना चाहिए, या फिर देयर समथिंग एल्स टू मेडिसिन ऑल्सो जिससे लोग ठीक हो जाए? देखो, सबसे पहले प्रिवेंशन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। पर प्रिवेंशन के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए वी हैव टू हैव हेल्प, एंड आई थिंक साइंस हैज एडवांस्ड क्वाइट अ बिट, and it is very geometrically progressing as on today, and the way of managing thing is getting more evolved. But best is, आजकल क्या फील फैक्टर है इसमें, हाउ द पब्लिक थिंक्स अबाउट मेडिकल प्रोफेशन? सर मुझे ये लगता है कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चा जो बनना चाहे वो बन जाए, उसका इंटरेस्ट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ना एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, ना आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे, ना आप कोई भी प्रोफेशन आप चुनते हो वो आप बन ही नहीं पाओगे। तो मुझे ये लगता है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं तो पेरेंट बना नहीं तो मुझे आइडिया कम है, बट या मेरे टाइम पे भी, मतलब जब मैंने तैयारी करी थी तब तो यही था कि घर वाले यही बोलते थे, इवन आसपास के जितने मेरे कजन्स ब्रदर्स थे सब, या तो कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, या फिर उसको लोग फेलियर बोल रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या बोलते हैं? फेलियर बोल रहे हैं उसको। अच्छा, फेलियर बोलते हैं। बट व्हाट विद टाइम आई हैव रियलाइज कि ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ मूव्स ऑन। पढ़ाई एक बार कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी
बहुत लोग बहुत एक्सेल कर पाते हैं, कई ऐसी फील्ड्स निकल के आती हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो कि पीएमटी नहीं निकाल पाया था, बट आज वो मेरे से भी ज़्यादा अर्न कर रहा है, करोड़ों में अर्न कर रहा है। उसने एक बिज़नेस सेटअप किया पिछले 5 साल के अंदर, जब तक भी अपनी एमबीबीएस कर रहा था। तो ऑल डिपेंड्स, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल डॉक्टर बन के ही आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, बिल्कुल। केवल इंजीनियर बन के कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर एंड क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप मेहनत करने के लिए इच्छुक हैं। और जो बनना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? उनको मैं बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे जब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, मैं बच्चों को गाइड करते हुए आया हूँ पिछले 6 साल से, तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता और वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता कैसे तैयारी करनी है। कई सारे बच्चे स्कूल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो लोग कोचिंग नहीं करते सही से टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करते और सोचते हैं कि स्कूल के साथ साथ ही नीट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट इज़ वेरी डिफरेंट गेम कंपेयर टू स्कूल या बोर्ड के एग्जाम्स, एंड उसको आपको उसी तरीके से टैकल करना है। वो एक MCQ का एग्जाम है 3 घंटे का, जिसमें 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, एंड उसमें आपकी एक्यूरेसी, उसमें कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो, वो दोनों चीज़ें मैटर करती है। सो उसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे आपको अलग अलग सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ बच्चों को। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके स्कूल को हमें प्रायोरिटी देना कम करना पड़ेगा, कि हम स्कूल के मार्क्स के पीछे भागे, स्कूल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, बल्कि आप या तो फिर ड्रॉप लेके करो। अगर 11th 12th में करना है तो फिर फुल फोकस नीट पे डालो, स्कूल में बस पास होने तक का पढ़ाई कर लो। तो मतलब आपका सुझाव जो डॉक्टर बनना चाहते हैं कि बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करें, एकेडमिक उनके नीट के हिसाब से होनी चाहिए। यस। या और आजकल तो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, यू कैन कैरी आउट योर एकेडमिक्स ऑनलाइन ऑल्सो, बट एंड काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट हैं जो कर रही हैं। आपका क्या व्यू है उसमें? सर मेरा व्यू ये है कि भाई जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या जो मतलब एडमिशन उनका हो चुका है, जिनका एडमिशन हो चुका है, मेरे लिए उनके लिए ज़्यादा थोड़ा सा मैं फोकस करूँगी और उनको ये बोलना चाहूँगी कि डोंट फोकस ऑन जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल लाइफ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ लेने से कि डायबिटीज़ के ये सिम्टम्स होते हैं आपको पहचान में नहीं आएगा, कि ये आपको एक बीमारी पहचान में नहीं आएगी। आपको लोगों से बात करके लोगों के बारे में जब जानोगे तो हमें पता चलेगा कि बीमारी को कैसे ढूंढना है। तो बात करना, लोगों के बारे में जानना, देन प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो पास करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके क्या अब करना तो चाहिए? एग्ज़ाम पास करने के लिए तो सर आजकल तो जैसे सर भी गाइड करते हैं बच्चों को कि आप कैसे पास कर सकते हो एग्ज़ाम्स को। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जो आप पूरी हर चीज़ हम मतलब वो सारी चीज़ें बताते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या MCQs इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें सर भी गाइड करते हैं चैनल पे, तो वो कर सकते ऑनलाइन हैं। ऑफलाइन का कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के अंदर कि ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें। तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन कोचिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मैं भी नहीं फोकस कर पाता। मतलब बीइंग अ गुड रैंक होल्डर, आई गॉट अ EIR 223 in NEET 2019, तो आई वाज अ टॉपर अमंग द इंडिया में भी 223 लाया था। अच्छा, वेरी गुड, उस टाइम कांग्रेचुलेशन, आपका 200, यू आर अमंग द टॉप रैंक। या बट मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता, ऑनलाइन कोचिंग लेता, तो शायद मेरी वो रैंक भी नहीं आती और मैं शायद सिलेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद हम खुद फोकस करें, वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक एक डंडा नहीं होता टीचर का, एक पेरेंट्स का, और एक आसपास का माहौल नहीं होता जिसमें सब लोग पढ़ रहे हैं। तो अपने को भी लगता है कि नहीं यार हमें भी पढ़ना है, तब तक हम शायद आगे नहीं करते कोई भी काम। तो एक मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन दो, एज ए प्रोफेशन लोगों को डॉक्टर बनना चाहिए? अपना इंटरेस्ट होना चाहिए सर। न, वो इंटरेस्ट एक बात है, अदरवाइज एज ए प्रोफेशन नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छा, बनना चाहिए सर, बहुत ज़रूरत है डॉक्टर्स की। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा सर। और जैसे कई सारे रीजंस होते हैं कोई भी डॉक्टर वाली लाइन में जब जाता है अपनी 10th क्लास के बाद, कि या तो घर वाले फोर्स कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा, और या फिर उसको ऐसा है कि एक स्टेबल करियर चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर लगता है कि हाँ भाई भूखे नहीं मरेंगे।
कई बार हाँ, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर तो बुढ़ापे तक भी कमाता है हाँ है ना, यही बिल्कुल। वो है कि डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि बुढ़ापे तक भी डॉक्टर कमाता है, उसके हाथ कांपेंगे लेकिन वो फिर भी कमाएगा, फिर भी लिख लेगा। फिर भी लिख लेगा। और हाँ, डॉक्टर मतलब की नो रिस्क रहता है कि जब डॉक्टर बन गए तो आप जिंदगी में भूखे नहीं मरोगे, आप कहीं भी बैठ के 2 पैसे कमा के जीवन जी सकते हो। तो ये एक डॉक्टर का एक प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा, आप सोचो जैसे कोई भी इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन है, तो ज़्यादातर इंजीनियर्स आप देखोगे तो मेट्रो सिटीज़ में है, वहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन डॉक्टर एक गांव से छोटे से छोटे गांव में भी बैठ के कमा सकता है और बड़े से बड़े देश के अंदर, बड़े से बड़े शहर के अंदर बैठ के भी कमा सकता है। तो डॉक्टर के पास एक फ्रीडम होती है, वो जहाँ मूव आउट करना चाहे। आज मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम पहाड़ों में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पहाड़ों में जाके जॉब कर रहे हैं, कोई गोवा में जाके जॉब कर रहा है। तो दे हैव द फ्रीडम टू मूव एवरीवेयर, कहीं पे भी जाके 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने जॉब करी, फिर दूसरी जगह चले गए। तो ये एक डॉक्टर की फील्ड में बहुत एक डिफरेंट है, और साथ में आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो डायरेक्ट आपको पेशेंट थैंक यू बोल के जाता है, मरते हुए लोगों को आप जिंदा कर देते हो। तो वो आप किसी और प्रोफेशन में उतनी खुशी नहीं आप सोच सकते। खुशी भी है और चैलेंज भी होता है आपके पास, कोई कई बार मरते भी हैं लोग, आप बचा नहीं पाते, उसमें दुख भी होता है। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ द टू थिंग्स, बट हाँ इट इज़ वेरी एक्साइटिंग इफ समवन इज समवन की जो उसको चैलेंजेस पसंद हैं, लाइफ में तूफानी करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना आज कुछ तूफानी करेंगे तो वही डॉक्टर बन जाओ, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो डॉक्टर बनना एक अच्छी बात है आपके हिसाब से वन? बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। और जैसा सर ने बोला कि जब कोई पेशेंट थैंक्स करके जाता है तो वो सच में बहुत अच्छा लगता है, वो एक अच्छी फील, बहुत एक अच्छी फील आती है। आई हैव मैनी एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस, बहुत एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ सर। मेरा एक पेशेंट था एंड वो इधर हैदराबाद साइड में रहता था एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT, उसका नहीं हुआ तो ही एंटर्ड इनटू डिप्रेशन, और उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि वो ब्रेड पे ग्रीस लगाकर खाता था, आयोडेक्स लगाकर खाता था। देन हमारे पहले मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड थी, मैंने डॉक्टर बतराज में काम किया है, तो वहाँ पे सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो वो हैदराबाद ब्रांच से और दिल्ली में उसके पेरेंट्स थे, तो वो पीतमपुरा ब्रांच में वो आया मेरे पास एंड देन बाय चांस फॉर वन मीटिंग मैं उससे मिली और उनसे 3 years हो गए थे उसको मतलब लेते हुए। देन अगेन ही सेड कि मुझे फिर से वो हो रहा। देन आई टॉक टू हिम, उससे पूरी बात करी, उसको करा, उसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। देन मैं तो भूल ही गई थी। 3 months के बाद वो पेशेंट बुके लेकर आया और एक कितना बड़ा लेटर लिख के मतलब मैंने वो लेटर आज तक संभाल के रखा है। एंड देन मुझे इतना अच्छा फील हुआ, सी आई हैव हैविंग माई गूज़बम्स, तो इतना अच्छा वो फील हुआ कि उसने जो वर्डिंग्स बोली ना कि मैम आपने मेरी ना लाइफ बचा दी, मेरी ज़िंदगी आपने बचा दी। तो आप जब एक इतनी अच्छी फीलिंग लेते हो ना कि आप किसी की लाइफ बचा पा रहे हो, तो उससे बड़ी फीलिंग मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है, हो ही नहीं सकती। और एक और सर बेनिफिट बोलूँगा डॉक्टर बनने का, आप खुद पेशेंट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको पता है कि ना कैसे खुद को बचाना है। हाँ, तो वो भी एक चीज़ है। मतलब जब हम पढ़ाई करते तो हमें समझ में आता है कि भाई ये बॉडी के लिए अच्छा है, ये बॉडी के लिए बुरा है, तो और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है कंपेयर टू अदर पीपल। तो आप लोगों के अलावा अपना भी ध्यान रख सकते हाँ, हो। अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख सकते हैं, वो या वाली बात है। हाँ, मतलब एक जो जनरल परसेप्शन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देयर आर मैनी प्रोफेशन वेयर यू कैन अर्न अ लॉट, बट दिस इज़ वन प्रोफेशन वेयर यू अर्न द ग्रेटिट्यूड, you earn respect. Yes, sir. And you earn love and blessings of many people. So from that point of view, as a person from the outside, I find it is a very noble profession. It's good to get into because it's very satisfying, as Dr. Deepika, you mentioned it over. एक और common problem जो सुनने में आती है, मतलब many people when we talk to them and सुबह 9 बजे भी बात करो तो वो कह रहे हैं अभी बच्चे तो सो रहे हैं। तो children these days they get up very late in the morning, one. दूसरा, सोने के लिए भी बहुत देर से सोते हैं। देर से सोना, देर से उठना,
एंड कारण कि नींद नहीं आती. So how do you deal with these three problems? Insomnia, देर से सोना और देर से उठना. इनके कारण क्या हैं और नुकसान क्या है और करना ठीक कैसे करना चाहिए? सर मेरे को ये लगता है कि मेरे तो अपने खुद के किड्स हैं, तो कई बार वो लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे, है ना, ये तो है. अब बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है. जब किसी को नींद नहीं आती तो वो सबसे पहले क्या करता है, फ़ोन उठाता है, मोबाइल देखना शुरू कर देता है. जैसे उसने मोबाइल उठाया उसकी नींद जो है वो और आधा घंटा लेट हो गई. ठीक है, आपकी जो स्लीप है ना वो सबसे पावरफुल थेरेपी है किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. अगर आप सो गए, आपकी आधी स्ट्रेस खत्म हो गया, आपकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई. एक बॉडी ना पूरी रिकवर कर जाती है नींद में, आप रिलैक्स फील करते. अगर आपको एक अच्छी नींद मिली है आप, और वो नींद आजकल बहुत लोगों से मैं ये सुनती हूँ, इवन कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमें ये लगता है आज हम बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से सोए हैं, और जिस दिन हम बहुत अच्छे से सोए होंगे अगले दिन उतने ही अच्छे से हम एनर्जेटिक वे में काम भी कर पाएंगे. तो इंसोम्निया एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे प्रॉब्लमेटिक होना, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना. पहले के ज़माने में हम देखते थे ना, हमारे मतलब देखो सर 7-8 बजे खाना बन जाता था, 8 बजे तक सब अपने कुछ करने को नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सोओगे ही ना. अब आजकल काम करने के लिए बहुत है लोगों के पास, ज़्यादा नहीं तो सीरीज स्टार्ट हो रखी हैं, है ना, आपके टीवी पे इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है, आपका पेशेंस ख़त्म हो गया, लोग रुक ही नहीं रहे. थॉट्स, अब जैसे आपने बोला हमें सोचने के लिए भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्या सोचना है, तो हमें ये सोचना है कि हमें सोचना ही नहीं है. जब नहीं सोचोगे तभी नींद आएगी. सोचते ही रहोगे तो माइंड तो चल रहा है ना, आपका काम करता जा रहा है ना, काम करता जा रहा है. आपको माइंड को रिलैक्सेशन देना है. सर रिसेंटली आई ज्वाइंड अ फिटनेस प्रोग्राम एंड देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली ये कितना ज़रूरी है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना. एट द एंड ऑफ उस प्रोग्राम के 1 घंटे की वो क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास के बाद वो लास्ट में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं एंड वो रिलैक्स कराते हैं. और रिलैक्स में कुछ नहीं कराते, वो आपको शवासन, एक जो ऐसे कि आप लेट जाओ एंड लेटने के बाद दे जस्ट से कि अब आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, अभी आपकी बॉडी रिलैक्स हो. जब आप उसको फील करते हो, एक्चुअली हम फील नहीं कर पाते, हम लेट जाते हैं. हमें क्या पता कि रिलैक्सेशन हो रही है कि नहीं हो रही. हमें वो कोई अभी क्या हो रहा है ना, कोई हमें कमांड देगा आप रिलैक्स हो, अब आपकी ये बॉडी रिलैक्स हो रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, हर चीज़ रिलैक्स हो रही है ना. वो आपको कमांड की ज़रूरत पड़ गई है. आजकल लोगों को क्या है ना, कोई कमांड देगा तो ही हम काम करेंगे. वो कमांड जब तक हमारे सर पे रहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. थॉट्स को कम होना बहुत ज़रूरी है, मेरा ओपिनियन ये है सर. वुमेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट of any family of the society at large. और मुझे लगता है कि एक घर की लेडी जितना ध्यान बाकी सबका करते हैं उतना ध्यान उसका नहीं किया जाता, मतलब शी बिकम्स ए लास्ट प्रायोरिटी. सो पहले तो ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है या ये फैक्ट है. दूसरा, हाउ वी कैन बी मोर राइट, मोर काइंड, मोर केयरिंग for a woman in this society. तो डॉक्टर दीपिका से सुनते हैं पहले. सर मतलब मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने बोला कि शी बिकेम द लास्ट प्रायोरिटी. प्रायोरिटी आपको खुद को देनी पड़ेगी, अपने आप को. कोई आपको कोई दूसरा प्रायोरिटी करे उसकी एक्सपेक्टेशन ही आप मत रखो. आप खुद को प्रायोरिटी दो, यू कम फर्स्ट. जब आपको लगेगा कि आप प्रॉब्लम में हो, आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी. जब आप प्रॉब्लम में उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर वुमेन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर जो है ना वो मिडिल क्लास का है. मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा ये है कि मिडिल क्लास एक वुमेन को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाती है. वो अपने बारे में सुनना ही बंद कर देती है खुद ही. अब आपको खुद को ही रियलाइजेशन नहीं है, मुझे ही खुद को ये रियलाइजेशन नहीं है कि मैं कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ.
तो दूसरा क्यों आपको इम्पोर्टेंट समझेगा जब आप खुद को ही इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे? ये लैकिंग है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये लैकिंग है। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि ये लैकिंग है कि बेसिकली जब इंडियन वुमेन्स में या किसी भी वुमेन में, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड वाइड, बट आई एम टॉकिंग क्लियरली अबाउट द इंडियन वुमेन्स, कि यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर किसी वुमेन को लगा कि यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा आजकल रोना आ रहा है, या मेरे को तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या मेरे को तो बहुत इरिटेबिलिटी होती है, हर चीज़ फेंकने का मन करता है, अपने ही बच्चे को मारने का मन कर रहा है, तो आपके आसपास वाले लोग, जो आपकी घर में जो लोग हैं ना, वो आपको ये समझ, ये तो होता ही है पीरियड से पहले, ये तो बहुत नॉर्मल है। या प्रेगनेंसी में जब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, ये तो वर्ड आज लोगों ने समझा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअल में होता है, लेकिन आज से सिर्फ मैं अगर 5 साल पहले की बात करूं, किसी को नहीं पता था पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार ये डिप्रेशन क्या है। आपके हार्मोन्स इतने प्रेगनेंसी के बाद इतने डिप कर रहे हैं कि वो हार्मोनल डिप्रेशन आपको हो रहा है। आपको जो पहली बार माँ बनी है, उसको ये नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसने कभी देखा नहीं ना, खुद से जब तक नहीं गुजरती इंसान को क्या पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। आपकी मम्मी, आपके घर में आपकी मम्मी जैसे आप जानते हो, लेकिन मम्मी क्या गुजरी है उसकी प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में क्या गुजरी है, डिलीवरी के बाद क्या गुजरी है, आपको क्या पता, नहीं पता। ज़्यादातर आजकल और ख़ासकर प्रॉब्लम्स आजकल वुमेन्स को कब होती हैं, क्योंकि वुमेन्स आजकल एजुकेशन में, जब हम एजुकेटेड जब बुकिश नॉलेज में ही ज़्यादा चले जाते हैं, हम प्रैक्टिकल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जिसको भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ज़्यादातर घरों में यही होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक ड्रामेबाजी का नाम दे दिया जाता है, ड्रामा कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नथिंग इज ड्रामा। किसी की लाइफ में कोई ड्रामा नहीं होता, वो सच भी बोल सकता है, एक इंसान सच्चा भी हो सकता है। जो लैकिंग है, और वुमेन्स को कुछ भी वो कुछ बोलती है, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो उसको एक ड्रामे का फॉर्म दे दिया जाता है, बजाय कि उसको समझना पड़े। कोई समझता नहीं है, वो चीज़ वुमेन्स में लैकिंग है। और वुमेन्स में ये भी लैकिंग है कि बचपन से ही एक लड़की है, मेरी खुद की डॉटर है, वो 4 साल की है, मैं खुद को देखती हूँ, वो अभी से इतनी केयरिंग है। वुमेन बचपन, जो वुमेन्स होती है ना, गर्ल्स होती है ना, वो बचपन से केयरिंग होना शुरू हो जाती हैं। वो मेरा बेटा भी है, वो उसकी भी केयर करती है, हमारी भी केयर करती है। हम अगर आए हैं तो हमको देख के समझ जाती है, आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, क्योंकि उसको पता है मम्मी पापा परेशान है, तो अगर मैं उनको एक हग दूंगी तो वो ठीक हो जाएंगे, उसको अभी से पता है। तो कुछ तो वुमेन्स बचपन से ही केयरिंग होती है, वो दूसरे की केयर में इतनी अपने आप को एंगेज कर लेती है कि वो खुद की केयर करना भूल जाती है। तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आपके जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर करना बंद करो। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वेट आपका बढ़ रहा है, एक्ने आपको हो रहे हैं, बाल आपके झड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट कर सकता है। जानना शुरू करो, अपने आप को नोटिस करना शुरू करो। मेरा तो ये है एक मैसेज। तो डॉक्टर दीपिका ने अपने बारे में सब कुछ बताया, इनके समाधान के बारे में सोसाइटी क्या करे ये भी हम आपसे समझते हैं। आपके हिसाब से आपके फैमिली मेंबर को सर मुझे क्या ये करना लगता है कि मैं एक यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी के घर में बेटा है तो उसको बचपन से ही सिखाओ, बचपन से ही उसको ये सिखाओ कि यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द हाउस होल्ड वर्क। ओनली वुमेन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस होल्ड वर्क, यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर ये ग्लास रखा है तो ये लड़की का काम नहीं होना चाहिए कि जाओ उसको रसोई में रख कर आओ, लड़के को बोलो जाओ इसको रसोई में रख कर आओ। तो हमें बचपन से ही अपने, देखो जो जनरेशन्स बीत गई वो तो बीत गई, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आगे आने वाले जनरेशन को हम कॉशियस बना सकते हैं, सेंसिटिव बनाना हमारा ही काम है ना, हमसे ही बच्चे सीखेंगे, हमें देखेंगे हमसे ही सीखेंगे, ठीक है। तो हमें उनके सामने वॉचफुल होना बहुत ज़रूरी है, अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर बच्चा अपने बाप को हमेशा अपनी माँ को डांटता हुआ ही देखेगा तो वो आगे अपनी वाइफ को डांटेगा ही। या अगर वो ये सीखेगा, अगर वो आगे ये देखेगा कि मेरे पापा मेरी बहन को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं,
अब आज से अगर हम 10 साल पहले की भी बात करें या आज की भी बात करें, बहुत सारे घरों में इवन नाउ गर्ल्स को जीन्स पहनना, उस तरीके के छोटे कपड़े पहनना या शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं होता। आज भी ऐसा होता है, बट आज बहुत चेंज हो गया है। दिल्ली हम में बात करें, दिल्ली से हम बाहर जरा सा कूदते हैं, हरियाणा में जाते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, हम देखते हैं बहुत लोगों की सोच दे आर वेरी वेरी वो। तो जो बच्चा सीखेगा, जो उसके घर का एनवायरनमेंट है, वही तो आगे वो पास ऑन करेगा। आप पुरानी रूढ़िवादी सोच में जब तक रहोगे वो तो रूढ़िवादी ही रह जाओगे। आपको समय के साथ चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ों को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ एक चेंज का एक, मुझे लगता है कि लाइफ में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो समय के साथ चेंज वो तभी आएगा जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे। चलो, गुड लेसन फॉर मी एंड डॉक्टर पार्थ। हम दोनों मिलकर सोचेंगे इस बारे में जो आपने सुझाव दिए। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट एंड मेक our contribution in making women more important and respectful constituent of the society. Thank you very much. Thanks.